आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमाइलेज। एमाइलेज हम आज पढ़ेंगे। Amylase is an enzyme belonging to the class of hydrolases that catalyze the breakdown of starch and glycogen. एमाइलेज हमारे पास एक ख़ास किस्म का एंजाइम है जो कि हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो फैमिली है वहाँ से ताल्लुक़ रखता है, और ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को और ग्लाइकोजन को। तो एल्फा एमाइलेज क्या करता है हमारे पास, जिस तरह हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था कि हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो यही एमाइलेज हमारे पास क्या करता है, इन बॉन्ड्स को तोड़ता है और हमारे पास ग्लूकोज, माल्टोज एंड डेक्सट्रीन्स की प्रोडक्शन होती है। एमाइलेज के फंक्शन के लिए हमारे पास कैल्शियम और क्लोराइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके पास कैल्शियम और क्लोराइड नहीं होगा तो एमाइलेज आपके पास काम नहीं करेगा। टिश्यू सोर्स क्या है, ज़्यादातर पेंक्रियाज है और सिलेवरी ग्लैंड है जहाँ पर आपके पास एमाइलेज पाया जाता है। लेसर कंसंट्रेशन आर फाउंड इन स्केलेटल मसल्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फैलोपियन ट्यूब्स, और बहुत थोड़ी मिकदार में ये आपके पास स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फैलोपियन ट्यूब्स में पाया जाता है। आपके पास फैलोपियन ट्यूब्स आपके पास फीमेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, मेल्स के अंदर नहीं होते। एमाइलेज इज़ द स्मॉलेस्ट एंजाइम बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, और एमाइलेज जो आपके पास होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा छोटा एंजाइम होता है क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और ये आपके पास रेनल ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट हो जाता है। मतलब ये है कि किडनी इसको फिल्ट्रेट करके यूरिन में एक्सक्रीट आउट करती है। तो ये वाहिद एंजाइम है जो हमारे पास यूरिन में प्रेजेंट होता है। डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, वैसे हमारे पास सीरम में भी एमाइलेज टेस्ट होता है और यूरिन में भी हमारे पास एमाइलेज टेस्ट होता है। आज जिस तरह मैंने आपको कहा कि किडनी हमारे पास क्या करती है, इसको एक्सक्रीट आउट करती है क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इसलिए इसको हम यूरिन में भी चेक कर सकते हैं। और ये दोनों किसके लिए चेक करते हैं, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। अगर आपके पास पैंक्रियाटाइटिस जो पैंक्रियाज है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसको चेक करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए आप क्या करते हैं, एमाइलेज टेस्ट करते हैं। Disorder of tissue other than pancreas can also produce elevation in amylase levels. Therefore, an elevated amylase levels is non-specific finding. इसके अलावा पेंक्रियास के इन्फ्लेमेशन के अलावा भी आपके पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं टिश्यू में, वहाँ पर भी आपके पास एमाइलेज आपके पास हाई आ सकता है। तो एमाइलेज एज अ खुद अगर आप एमाइलेज को चेक करेंगे तो एज अ इंडिविजुअल टेस्ट, तो ये आपके पास नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग देगा। क्योंकि मैंने आपको कहा ना पिछली स्लाइड में कि ये आपके पास कहाँ पर मौजूद होता है, लेसर कंसंट्रेशन इसकी मौजूद है, स्केलेटल मसल में भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, आपके पास फैलोपियन ट्यूब में भी है, इसके अलावा आपके पास मुंह में भी है। देयर आर हाउएवर the degree of elevation of amylase is helpful to some extent in the differential diagnosis of acute pancreatitis, और कुछ हद तक ये हमारे जो पेंक्रियाज की हमारे पास इन्फ्लेमेशन है उसको जांचने में मदद देती है, डायग्नोसिस में। मतलब अदर लेबोरेटरी टेस्ट, measurement of urinary amylase levels and measurement of serum lipase लेवल्स। अच्छा, अगर आप इसको दूसरे टेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर नहीं मतलब उसके साथ, मतलब आपने एमाइलेज टेस्ट किया, उसके साथ आपने लाइपेज का टेस्ट भी किया, उसके साथ यूरिनरी एमाइलेज का भी टेस्ट किया, तो इससे फिर आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो सकता है, ठीक है, कि आपके पास पैंक्रियाटाइटिस है या नहीं है।
तो सिर्फ एमाइलेज अगर आप टेस्ट करेंगे तो इससे आपके पास इतना अंदाज़ा नहीं होगा। जब आप उसके साथ लाइपेज भी करेंगे तो फिर आपको रूल आउट करेंगे, सही तरह से रूल आउट कर सकते हैं एक बीमारी को, चाहे वो पेंक्रियाटाइटिस हो। इन एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस serum amylase level begin to rise 5 to 8 hours after the onset of attack। अगर आपके पास अटैक हो जाए, कौन सा अटैक हो जाए? एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। इनिशियली आपके पास तकलीफ़ हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए पेंक्रियाजिक ग्लैंड में आपके पास, तो सीरम जो एमाइलेज होगा वो राइज होगा 5 to 8 आवर्स। अटैक करने के बाद 5 to 8 आवर के बाद आपके पास एमाइलेज क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा और फिर पीक पे चला जाएगा। पीक से यहाँ मुराद ये है कि बिल्कुल हाइट पे चला जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाए, जितना वो ज़्यादा हो सकता है उतना आपके पास सीरम में वो ज़्यादा हो जाएगा। और फिर आपके पास रिटर्न टू नॉर्मल लेवल विद इन 3 to 5 डेज, और आपके पास 3 to 5 डेज़ के अंदर अंदर फिर नॉर्मल हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बंदा है, उसको आपके पास इन्फ्लेमेशन हुआ पेंक्रियाटाइटिस की, ठीक है। जब उसके पास इन्फ्लेमेशन हो गई है पेंक्रियाज में तो क्या होगा? पहले 5 to 8 आवर में उसका क्या होगा? इंक्रीज़ हो गए माइलेज। फिर 24 आवर में उसके पास बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाएगा। लेकिन अगर उसको परवाह ही नहीं है, ठीक है, वो 6 दिन बाद जाता है, 5 दिन के बाद जाता है या 6 दिन के बाद जाता है डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर जब एमाइलेज का टेस्ट करेगा तो वो तो नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो ये मसला हो जाएगा क्योंकि सही तरह से आपके पास डायग्नोसिस नहीं होगी, क्योंकि आपके जो एमाइलेज है उसकी स्पेसिफिसिटी सिर्फ 6 दिन के लिए है, 5 दिन के लिए है। वो 5 दिन के लिए आपके पास सीरम में होगा, लेकिन उसके बाद वो फिर गायब हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। जब वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो फिर अगर आप दोबारा टेस्ट भी करेंगे तो वो आपको नॉर्मल ही नज़र आएगा। तो फिर तो डॉक्टर हजरात क्या करेंगे? फिर इसके साथ लाइपेज का टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि वो मोर स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू एमाइलेज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जहन में रखनी होती हैं। अगर कोई आपके पास आ जाए टेस्ट करने के लिए तो आप उनसे कह रहे हैं कि भाई आपको तकलीफ़ गुजरी है पेंक्रियाटाइटिस, तो अगर कहे कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर बहुत तकलीफ़ हो रही थी पेंक्रियाज की जगह पे, तो फिर आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि कितने दिन बाद आप आए हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें देखी नहीं जाती, लेकिन अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट वही होता है जो छोटी छोटी चीज़ों को अपने जो उन्होंने पढ़ा होता है उसके लिहाज से देखे। अदर काजेज एंड एलिवेटेड सीरम एमाइलेज इंक्लूड सिलिवरी ग्लैंड लीजन सच एज मम्स एंड पेरोटाइटिस। अगर आपके पास पोरेटेड ग्लैंड में आपके पास जो मुंह में होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, या आपको मम्स से ख़ास किस्म की बीमारी है वो लग जाए, तो भी आपके पास सिलिवरी जो आपके पास या कोई ज़ख़म होता है सिलिवरी ग्लैंड्स में, तो आपके पास एमाइलेज क्या होता है? हाई आ रहा होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप अंधों की तरह आपके पास पेशेंट आया उसका एमाइलेज हाई है और आप कहें कि भाई ये तो पेंक्रियाटाइटिस ही है। वो आपसे कहेगा कि भाई मेरा ज़ख़म है कंपेयर्ड है, कोई मम्स बीमारी या पेराटाइटिस, मेरे मुंह में जलन हो रही हो, आप कहें नहीं नहीं आपको तो भाई पेराटाइटिस है, क्या है, पेंक्रियाटाइटिस है। तो आपने फिर उसको रूल आउट करना होता है, ठीक है। बस ये नहीं है कि आपके पास पेंक्रियाटाइटिस है तो बस आपके पास एमाइलेज हाई आ रहा है तो बस पेंक्रियाटाइटिस का मतलब ये नहीं है कि बस आपके पास पेंक्रियाटाइटिस है। आपने जो उससे पूछना होगा भाई तकलीफ़ तो नहीं होती ज़्यादातर आपके पास मुंह में, कोई आपके पास पेरोटिड ग्लैंड तकलीफ़ तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी होती है पेशेंट के साथ, उसकी तसल्ली के लिए और अपने टेस्ट को वैलिड करने के लिए भी। अच्छा, यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं हमारे पास। एक को हम हाइपर एमाइलेजीमिया कहते हैं और एक को कहते हैं मैक्रो एमाइलेजीमिया, ठीक है। 2 कंडीशंस है हमारे पास, इन दोनों में आपने फ़र्क करना होता है।
हाइपर एमाइलेसीमिया जो आपके पास होता है वो न्यू प्लास्टिक डिजीज़ में होते हैं ज़्यादातर। न्यू प्लास्टिक डिजीज़ से मतलब कैंसर वाली बीमारियां होती हैं, जितनी भी ट्यूमर काजिंग बीमारियां होती हैं उनमें आपके पास होता है। और एलिवेटेड रिजल्ट एज हाई एज 50 टाइम्स द नॉर्मल, और आपके पास 50 टाइम्स ज़्यादा होती हैं ये चीज़ें एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लेवल। 50 बार मतलब नॉर्मल से ज़्यादा होता है। क्योंकि कैंसर में आपके पास क्या होता है, सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है, प्रोलिफरेशन हो रही होती है। तो इसी तरह अगर आपके पास पेंक्रियाज में खुदा न खास्ता कैंसर लग जाए तो क्या होगा, ये माइलेज आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर एमाइलेजीमिया। अब इसके बाद है मैक्रो एमाइलेजीमिया। ठीक है, मैक्रो एमाइलेजीमिया ये आपके पास एक ख़ास कंडीशन है। ये आपके पास तब होती है जब आपके पास एमाइलेज जो मॉलिक्यूल होता है वो कंबाइन हो जाए इम्यूनोग्लोबिन के साथ। तो जब वो इम्यूनोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, एक कंपाउंड बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स बन गया है तो वो आपके पास आसानी से फिल्टर नहीं होता किडनी से और एक्सक्रीट नहीं हो रहा था। कहाँ पर, आपके पास यूरिन में। अच्छा, और आपके पास एमाइलेज लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है सीरम में। क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो उसने आपके पास बनाया होता है, किसके साथ, बॉन्ड बनाया होता है, उसने आपके साथ बॉन्ड बनाया होता है इम्यूनोग्लोबिन के साथ, जिसकी वजह से वो जो आपके पास एमाइलेज मॉलिक्यूल होता है जो कि पहले बहुत छोटा होता है वो इम्यूनोग्लोबिन के साथ जब कॉम्प्लेक्स बना लेता है तब वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो आपके पास किडनी है वो उसको फिल्टर नहीं करती, जिसकी वजह से उसका जो लेवल है वो आपके पास बढ़ जाता है। कहाँ पर, आपके पास सीरम में। और जो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ एमाइलेज होती है वो एबनॉर्मली लो होती है, और जो आपके पास एक्सक्रीशन होती है एमाइलेज की यूरिन में वो लो होती है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। सोर्स ऑफ एरर क्या है, सोर्स ऑफ एरर ये है कि अगर आप मॉर्फिन हो गया या दूसरे ओपिएट्स हो गए जो पेन को रिलीफ करते हैं, मॉर्फिन वैसे यूज़ होता है पेन को रिलीफ देने के लिए। ठीक है, बिफोर ब्लड सैंपलिंग अगर आप देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास फाल्सली एलिवेटेड सीरम एमाइलेज लेवल। तो एमाइलेज जो होता है वो आपके पास फाल्सली इंक्रीज हो जाता है। वो क्यों होता है कि क्योंकि ये ड्रग्स जो होते हैं वो आपके पास कंस्ट्रक्शन करते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट्स की। जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है पेंक्रियाटिक डक्ट्स की, जिसकी वजह से आपके पास जो ये एमाइलेज होता है वो आपके पास सीरम में थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास एमाइलेज आपके पास सीरम में हाई आ रहा होता है। एमाइलेज की जो नॉर्मल रेंज है सीरम में वो 28 से लेकर 100 यूनिट पर लीटर है। लाइपेज हमारे पास एक ख़ास किस्म के एंजाइम है जो कि ईस्टर लिंकेजेस जितने भी होते हैं फैट्स में उनको क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है, और हमारे पास क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है और फैटी एसिड बनाता है, जो कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। टिश्यू सोर्स क्या है इसकी, लाइपेज की कंसंट्रेशन ज़्यादातर पेंक्रियाज में होती है, प्राइमरी फाउंड इन पेंक्रियाज। थोड़ा बहुत ये आपके पास स्टोमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये क्या होता है, पेंक्रियाज में होता है। डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी,
लाइपेज मेजरमेंट जो आपके पास है वो एक्सक्लूसिवली डायग्नोसिस के लिए है किसकी, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है उसके लिए सबसे जो बेस्ट टेस्ट है, गोल्डन टेस्ट है, वो कौन सा है, वो आपके पास क्या है, लाइपेज है। सीरम लाइपेज एक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है 4 to 8 आवर्स आफ्टर एन अटैक ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। जब आपके पास अटैक हो जाए पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है, एक्यूट अटैक हो जाए, तो उसके 4 से 8 घंटों के दरमियान बाद आपके पास क्या होता है, लाइपेज आपके पास इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज विद इन, और फिर आपके पास पीक पे चला जाता है। पीक पे चला जाता है 24 आवर के दरमियान ये आपके पास पीक पे चला जाता है। पीक से मुराद ये है कि अपने हाइट पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है और ब्लड में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, और फिर डिक्रीज़ होता है विद इन 8 to 14 डेज़, और 8 से 14 डेज़ के दरमियान ये मौजूद रहता है। मतलब इतना इसका लाइफ क्या है, जो इसका लाइफ है इस एंजाइम का वो इंक्रीज है एज़ कम्पेयर टू इमाइलेज। इमाइलेज सिर्फ 5 दिन तक आपको क्या कर रहा था, बता रहा था, लेकिन 5 दिन के बाद वो आपको कुछ भी नहीं बता रहा था, इमाइलेज वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर आपने फिर लाइपेज का टेस्ट किया तो फिर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपके पास, क्योंकि आपके पास 18 to 14 डेज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है आपके पास एज़ कम्पेयर टू इमाइलेज। तो ये आपके पास 18 to 14 डेज़ में आपके पास ये एंजाइम आपके पास सीरम में रहता है, जिसकी वजह से आपको टेस्ट के लिहाज से पता चल जाता है। अच्छा, जो लाइपेज है वो सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू इमाइलेज मेजरमेंट, लेकिन ये ज़्यादातर स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू इमाइलेज मेजरमेंट। क्यों स्पेसिफिक है, क्योंकि इसमें जो आपके पास डेज़ हैं वो 8 to 14 डेज़ के अंदर अंदर ये डिक्रीज़ होता है, जो कि बहुत बड़ा टाइम है। अच्छा, बहुत इमाइलेज और लाइपेज क्या होते हैं, रेज के होते हैं क्विकली, बहुत जल्दी आपके पास ये इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन एलपीएस जो होता है, लाइपेज, वो परसिस्ट करता है अप्रॉक्सीमेटली 8 डेज़ के लिए, ठीक है। जबकि इमाइलेज जो होता है वो आपके पास 2 या 3 दिन के लिए आपके पास परसिस्टेंट होता है, फिर उसके बाद स्लोली कम होता है। सोर्स ऑफ एरर क्या है, ये आपके पास ये स्टेबल है सीरम में और इसका कुछ नहीं होता अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए, तो कोई इसकी एक्टिविटी को पे कुछ असरअंदाज नहीं होगा, कोई एक्टिविटीज़ का ख़राब नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप इसको रखेंगे 4 सेंटीग्रेड पे तो ये 3 हफ्ते के लिए आपके पास ठीक होगा, कोई इसके एक्टिविटी में मसला नहीं आएगा। हेमोलाइसिस आपने क्या करनी है, अवॉइड करनी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो आपके पास होता है वो इसके जो एक्टिविटी है सीरम लाइपेज की उसको फास्टली लो कर देती है, मतलब इसको इनहिबिट करती है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा जो लाइपेज है उसकी एक्टिविटी को, जिसकी वजह से अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपके पास लो वैल्यूज़ आएंगी। तो हेमोलाइसिस को आपने अवॉइड करना है, हेमोलाइसिस सैंपल को आपने यूज़ नहीं कर रहा होगा। रेफरेंस रेंज इसकी 38 यूनिट पर लीटर से कम है।